हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जो मार्च 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो वो सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है बोर्ड में 12 मार्क्स का, तो है ना इसकी प्रैक्टिस है ना आपको है ना कर लेनी है खूब, क्योंकि इसके साथ कोई ऑप्शन आपको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर है ना इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नाउ ये हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 2 का 5th क्वेश्चन रिवीजन में हम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम कर चुके हैं 4 क्वेश्चंस, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर से देखिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। सब बोर्ड के पेपर सॉल्यूशंस ही है। नाउ यहाँ पर गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब 2015 की बैलेंस शीट हमको दी गई है। एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी दिया गया है 31 मार्च 2016 का। तो इसका मतलब 2016 ये करंट ईयर है, तो करंट ईयर का हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है। कहाँ किसका दिया हुआ है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का दिया है, कंसर्न का दिया हुआ है। कंसर्न मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का दिया, तो यहाँ पे डिसेंट स्पोर्ट्स क्लब का दिया है। कुडाल में ये डिसेंट स्पोर्ट्स क्लब है, उसका दिया गया है ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नाउ फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट बनाना है। अभी ये डिसेंट स्पोर्ट्स क्लब कुडाल, इसकी हमें क्या जरूरत है, तो ये हमें ना एकदम टॉप में है ना हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ डिसेंट स्पोर्ट्स क्लब कुडाल, और फिर उसके बाद में आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट 2016 की बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट रेडी रखना है। यहाँ पर अभी बैलेंस शीट जो ओल्ड बैलेंस शीट दी है, इसमें से हमको कैपिटल फंड है ना स्ट्रेट अवे यूज में आने वाला है, और बाकी की चीजों के लिए हमको और बिल्डिंग फंड हम लिख लेने वाले हैं 5 लाख का। यहाँ से जो एसेट्स है, प्ले ग्राउंड का अमाउंट 8 लाख, फर्नीचर है ये लिख लेना है हमको। देन स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है ये क्लोजिंग स्टॉक है 2015 का। मतलब 2015 मार्च 2015 का क्लोजिंग स्टॉक हुआ, तो अब है ना ये करंट ईयर 2016 के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल होने वाला है। तो इस सब में थोड़ा सा आप लोगों को है ना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर हम निकालने वाले हैं, तो उसके लिए ये यूज में आने वाला है ओपनिंग करके। तो इसको हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, ये है ना हमारे रिसिप्ट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें आने वाला है ये। एंड यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हमें एसेट्स में लिखना है। देन ये जो कैश एट बैंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ओपनिंग कैश एट बैंक है, इसको हमको नहीं लेना है, ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपनिंग है, ओपनिंग कैश एट बैंक हमको नहीं चाहिए। देन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो दिया है, इसको हम कंपेयर करेंगे कि भाई करंट ईयर में ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का है वो पेमेंट हुआ है क्या, रिसीव हुआ है क्या, ये वाला जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब रिसीव हुआ है क्या, पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है क्या, क्योंकि ये इनकम है तो ये रिसीव हुई है क्या। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पे ये देखिए लायबिलिटीज में लिखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2015-16, तो ये 2015-16 का जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का जो कि है ना अब हमको करंट ईयर में इसको है ना ये जो एडवांस रिसीव्ड लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर में एडवांस रिसीव हुआ है 9,000, तो ये हम यूटिलाइज करने वाले हैं, इसको हमको सब्सक्रिप्शन में ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हमको, क्योंकि ये लास्ट ईयर रिसीव हो चुका था लेकिन ये करंट ईयर का है, अब जो हम बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने वाले हैं तो इनकम के अंडर में हमें सब्सक्रिप्शन में इसको ऐड करना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो गई। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के लिए हमें चेक करना होगा कि भाई एडजस्टमेंट्स में इसके बारे में, पेमेंट के बारे में कुछ बोला है कि मतलब ये रिसीव हुआ है क्या, ये पेमेंट रिसीव हुआ है क्या, इनकम रिसीव हुई है क्या, हमको वो हमें चेक करना होगा। नाउ यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 दिया, जिसमें ना स्टार्टिंग में ना ओपनिंग कैश बैलेंस है, इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, ओपनिंग कैश बैलेंस हम नहीं लेंगे। देन ये जो सब्सक्रिप्शन दिया है इसको हमें ना इनकम के अंडर में लिखेंगे, इनर कॉलम में ये अमाउंट लिखने वाले हैं 2,01,800 का, और इसमें हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो लास्ट ईयर रिसीव हो गया तो वो भी ऐड करना होगा। देन डोनेशंस 56,000, इसका हमें चेक करना होगा कि भाई डोनेशंस को कैपिटलाइज किया गया है या फिर है ना डोनेशंस
ट्रांजेक्शंस है ना, ये रेवेन्यू है करके, तो ये हमें चेक करना होगा। देन एडमिशन फीस के लिए भी सेम थिंग हमें चेक करना होगा कि भाई एडमिशन का जो अमाउंट दिया है वो रेवेन्यू है या फिर है ना इसे हमें कैपिटलाइज करना है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में हम चेक करेंगे। देन सन्ड्री रिसिप्ट्स है, ये इनकम के अंडर में आएगा। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड, ये भी इनकम के अंडर में आएगा। ये मतलब रिसीव हो चुका है, ये रिसीव हो चुका है। इन्वेस्टमेंट ऑफ जो बिल्डिंग फंड में इन्वेस्टमेंट किया था उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है। देन यहाँ पर देखिए पेमेंट्स के यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड, तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, तो ये है ना नया परचेसिंग हुआ, परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर हुआ, तो ये हमको ओपनिंग जो यहाँ पर ओपनिंग ये जो है ना स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल करके हम यूज करने वाले हैं एक्सपेंडिचर के अंडर में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 44,000, तो उसमें हम ऐड करेंगे 52,000 स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज हम यूज करने वाले हैं, ऐड कर देंगे। ये नया परचेसिंग हुआ एंड उसके बेसिस पे फिर हमको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने पे हम ड्यूरिंग द ईयर कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ वो लिखने वाले हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को फिर हमको बैलेंस शीट में लिखना होगा, तो वो हम एडजस्टमेंट में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो ये सम में 4 सम हमने किए, लेकिन ऐसा वाला हमको क्वेश्चन नहीं आया था, ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग है। लेकिन पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में इलस्ट्रेशन सम्स के सॉल्यूशन में मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, वैसे नया नहीं है लेकिन रिवीजन में ये नया आ गया। देन यहाँ पे देखिए सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ है, तो ये एक्सपेंडिचर्स के अंडर में आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में आएगा। देन टेलीफोन चार्जेस भी एक्सपेंडिचर्स में आएगा, तो यहाँ पे ये स्पोर्ट्स मटेरियल भी एक्सपेंडिचर के अंडर में आने वाला है। और यहाँ पे ये कैश एट बैंक जो क्लोजिंग बैलेंस दिया 34,100 का, ये है ना बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर जाएगा, तो ये हमें एसेट्स के अंडर में ये अमाउंट लेकर जाना है। अब हम एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। एडजस्टमेंट्स में क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला एडजस्टमेंट स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड ऑन 31 मार्च 2016, तो 31 मार्च 2016 को है ना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 48,000 का मतलब बच गया, तो ये जो 48,000 है ना ये बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर तो आएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कर और साथ ही है ना हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट रेडी करने वाले हैं एक्सपेंडिचर के अंडर में कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 44,000 प्लस 52,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज नया ड्यूरिंग द ईयर, फिर माइनस उसमें से 48,000 करेंगे, तो हमको रियल में कितना ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया है वो अमाउंट हमको आउटर कॉलम में दिखाना होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है ना एडमिशन फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड बोला है, तो इसको लेकर हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा मतलब एडमिशन फीस एंड पूरा का पूरा डोनेशंस हमको कैपिटल फंड में लेकर जाके ऐड करना है। तो इसको यहाँ पे ये जो है ना इनकम के अंडर तो ये नीली दिखाई देगा, इनकम के अंडर में इसका कोई बैलेंस नहीं आने वाला है। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ उसमें इंक्लूडेड है ₹34,000 34,000 फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का इंक्लूडेड है। तो ये जो 2,01,800 जो सब्सक्रिप्शन है इसमें 34,000 है ना, ये जो आउटस्टैंडिंग था ना लास्ट ईयर 34,000 जो लास्ट ईयर का था वो वाला इसमें इंक्लूडेड है, तो वो हमको लास्ट ईयर का यहाँ से माइनस करना होगा और ये अब अमाउंट बैलेंस शीट में दिखने वाला नहीं है, तो यहाँ से हमको 34,000 है ना माइनस कर देना है। फिर उसके साथ ही यहाँ पर बोला है एंड ₹10,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, और इसके अंदर है ना नेक्स्ट ईयर का 10,000 मतलब है ना 2016-17 का 10,000 इसमें इंक्लूडेड है, तो ये 10,000 भी हमको यहाँ से 2,01,800 में से माइनस करना होगा, क्योंकि वो है ना एडवांस में है, तो वो हमें ना बैलेंस शीट के अंडर में हमें ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2016-17 कर वो 10,000 का अमाउंट हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ₹29,000 इज टू बी रिसीव्ड, तो करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा कि आपको ऐड कर देना है इसमें सब्सक्रिप्शन में 29,000 आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, एंड फिर हमको बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 29,000 दिखाना होगा। तो इस तरीके से इन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट हमको दिखाने हैं। जब भी मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ तो क्वेश्चन भी आपको ध्यान से सुनना है एंड वीडियो को है ना आपको ध्यान से है ना ऑब्जर्व करना है, सुनना है, समझना है और सम को सॉल्व भी करना है उसके साथ में। खाली देखने से काम बनने वाला नहीं है, बात बनने वाली नहीं है। अगर आपको एरर्स नहीं करने हैं, आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस भी करते रहने पड़ेंगे डिफरेंट काइंड के सम, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देखो हर साल कुछ ना कुछ है ना अलग, मतलब ऐसा नहीं है बोर्ड एक टाइप का ही क्वेश्चन पूछते, कुछ ना कुछ नया एडजस्टमेंट या कुछ ना कुछ नया इफेक्ट है ना दिखाई देता है हमको, राइट।
तो आपको इसी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी। ये पेपर सॉल्व करवाने का यही मेरा पर्पस है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है इस साल जैसा आया है तो एग्जैक्टली वैसे ही सारे एडजस्टमेंट, वैसे ही सारे अमाउंट है ना नेक्स्ट ईयर के पेपर में भी आएंगे, वैसा नहीं होता है, राइट। तो मैंने है ना आप लोगों के लिए जो फॉर्मेट है एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट मैंने प्रिपेयर करके रखी है फॉर्मेट। तो हम लोग है ना यहाँ पर सम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो कैपिटल फंड है एंड बिल्डिंग फंड है ये हम है ना लिख लेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में। एंड जैसे कि हमें पता है इन पे एडजस्टमेंट्स, इस पे एडजस्टमेंट है कैपिटल फंड पे, तो कैपिटल फंड हेडिंग देंगे हम कैपिटल फंड एंड ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो ओपनिंग बैलेंस है। तो 9,25,000 मैंने ना इनर कॉलम का अमाउंट कॉलम बनाने के बजाय ना ऐसे स्पेस रख ली, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर कैपिटल फंड दिया तो हमें स्पेस लीव कर देना है, थोड़े अच्छे से यहाँ के लिए स्पेस लीव कर देना है, क्योंकि इसमें है ना डोनेशंस वगैरह के भी एडिशन आने वाले हैं, कोई सरप्लस के भी एडजस्टमेंट हमको करने होंगे। तो 5 to 6 लाइन्स लीव करने के बाद में है ना मैं यहाँ पर लिखने वाले हैं हम नेक्स्ट जो बिल्डिंग फंड। जब भी फंड की बात आती है ना, बिल्डिंग फंड वगैरह हुआ या लाइब्रेरी फंड हुआ, तो फंड है ना लायबिलिटीज के अंडर में आता है, आपको याद रखना है। एंड फंड इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया ना साथ में, तो वो एसेट्स के अंडर आने वाला है। तो जैसे सम में है ना बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, वो आएगा एसेट्स के अंडर, एंड बिल्डिंग फंड है तो वो आएगा लायबिलिटीज के अंडर। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको है ना ध्यान रखना है कि इसके इफेक्ट्स हम लोग कैसे दिखाते हैं। फंड है तो लायबिलिटीज, एंड फंड के साथ इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया तो आपको एसेट्स के अंडर में लिखना है। देन इसके बाद में हम वो करेंगे, यहाँ से जो हमको लेके जाना है ये तो अमाउंट हमको बाद में ऐड करना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा सब्सक्रिप्शन में जाकर यहाँ पर हम इसको ऐड करने वाली जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इसमें प्लस होगा, और ये जो आउटस्टैंडिंग है इसके बारे में हमने डिस्कस किया तो ये माइनस होने वाला है इस अमाउंट से, इसीलिए ये दोनों अमाउंट की तो जरूरत नहीं। अभी प्ले ग्राउंड है तो प्ले ग्राउंड को हम एसेट्स के अंडर में है ना आउटर कॉलम में इसका अमाउंट दिखा सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई हमको है ना इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई भी है ना डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर हम प्ले ग्राउंड एंड डायरेक्ट आउटर कॉलम में जो अमाउंट है 8 lakhs का वो हम प्रेजेंट कर देंगे, 8 lakhs आ गया। फिर उसके बाद में फर्नीचर, तो फर्नीचर पे भी कोई डेप्रिसिएशन वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं है, तो फर्नीचर लिखने के बाद में आउटर कॉलम में जो अमाउंट यहाँ पर दिया है 36,000 का, 36,000 हमें ले लेना है, तो 36,000 हम लिख देंगे। उसके बाद में जो दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो इसके लिए हमको है ना ये कहाँ पर आने वाला है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये ओपनिंग हो जाएगा। तो ये है ना हम एक्सपेंडिचर के अंडर में से माइनस करने वाले हैं। तो कैसे हमको इसका फॉर्मेट रेडी करना है वो इस तरीके से होना चाहिए कि भाई ओपन यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे कि स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस तरीके से हम लिखने वाले हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल में कितना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड हुआ। तो इस तरीके से लिखने के बाद में यहाँ पर हमको लिख देना है ओपनिंग स्टॉक। तो ये जो है ना ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये ओपनिंग स्टॉक हुआ तो 44,000 ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर हमने अमाउंट का दूसरा कॉलम नहीं बनाया, 44,000 लिख लेंगे। उसके बाद में हम मूव करेंगे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में भी कोई नया परचेस या कोई है नहीं, तो इसको डायरेक्ट, तो जैसे मैंने आपसे कहा देखो बिल्डिंग फंड है
ओनली बिल्डिंग फंड आया लायबिलिटीज के यहाँ पे, और बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट वर्ड, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया तो आपको याद रखना कि वो भाई एसेट्स में है, मतलब कोई भी फर्म का नाम के साथ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो एसेट्स में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है ना ये, और वैसे भी आपको वैसे भी डायरेक्ट यहाँ पे तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो हिंट दे रहा है कि भाई ये तो एसेट्स के अंडर ही है, तो आपको एसेट्स के अंडर ही लिखना है। तो यहाँ पर हमें ना बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स के अंडर में, एंड अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में लिख लेंगे, क्योंकि इस पे कोई भी है ना एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट में इसके इंटरेस्ट की एंट्री दी है तो वो रिसीव हो गई, इसीलिए रिसिप्ट में है। वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक्चुअल में आपका कैश अकाउंट कैसे होता है, वही है कि जो रिसीव हुआ एक्चुअल में वो रिसिप्ट में आ गया, एंड जो एक्चुअल में पेमेंट किया है वो पेमेंट में आ गया। तो यहाँ पर बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट में हम लिख देंगे 5 लाख। देन नेक्स्ट यहाँ पर ये कैश एट बैंक, जैसे मैंने कहा कि ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट का, तो ये नहीं आने वाला है। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को तुमको माइनस में लेके जाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, अभी नेक्स्ट जो हम मूव करें तो यहाँ पे सबसे पहला हमको ये ओपनिंग वाला कैश एट बैंक लेना नहीं है रिसिप्ट्स के, यहाँ से हमको जो यूज में आता है वो क्लोजिंग अमाउंट यूज में आता है। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन को हम है ना इनकम के साइड में, अभी देखो क्रॉस में अब पेमेंट्स है वो एक्सपेंडिचर में आता है, रिसिप्ट्स की जो आइटम्स है वो एक्सपेंडिचर के यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर्स इनकम के अंडर में बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, बाय। तो इसमें जैसे इंक्लूडेड वगैरह है ना, तो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शंस एंड अमाउंट दिया है 2,01,800। अब यहां से ये जो अमाउंट है, इससे पहले कि हम भूल जाए, आप ऐड कर दीजिए, ऐड, यहां पर ऐड जो इसका अमाउंट है वो लिखेंगे कि भाई आपको सब्सक्रिप्शन वो रिसीव हो चुका था, पहले से ही आपको रिसीव हो चुका था, तो ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, RECD लिख सकते हैं, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर में ही ये रिसीव हो गया था, तो जो अमाउंट है वो है 9,000, तो 9,000 हमको ऐड करना है। अब इसके साथ है ना दूसरा ये माइनस करना है, लेकिन माइनस से पहले है ना हमको ऐड के लिए और भी आगे दिया कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इस पे कितने एडजस्टमेंट है, अब इससे रिलेटेड यहाँ पर भी दिया एडजस्टमेंट में कि भाई करंट ईयर का, तो ये करंट ईयर का मतलब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना करंट ईयर का, ये हमको ऐड करना होगा सब्सक्रिप्शन में, एंड एसेट्स में इसका है ना हमको इफेक्ट दिखाना होगा, राइट। तो ये वाला भी हम ऐड में पहले लिख लेते प्लस करने के लिए, तो प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर आ जाएगा 29,000। ये होने के बाद आप इसको तो टोटल कर लोगे, ये सारे प्लस के हैं, तो 0, 0, 8, 1 + 9 10, 10 + 9 कितना होगा 19, कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, तो 2,39,800 हुआ। अब ये वाला जो है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है लास्ट ईयर का, इसमें इंक्लूडेड है करके ये जो स्टेटमेंट है, देखो थर्ड स्टेटमेंट में बोला है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो इंक्लूडेड लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का है, लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, ये लास्ट ईयर का हुआ, स्पेलिंग बड़ी होती है तो आप लास्ट ईयर वर्ड यूज कर सकते हो, तो 34,000 ये माइनस करना होगा। एंड जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमें रिसीव हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस तो करो, नेक्स्ट ईयर वाला माइनस करो सब्सक्रिप्शन में से, ये अमाउंट 10,000 एंड लायबिलिटीज के अंडर में दिखाओ, तो इनको हम पहले ही सब्सक्रिप्शन की जितने भी ये जो हमें इफेक्ट करने हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को स्टेटमेंट भी लिखवा दूंगी कि भाई आपको किस तरीके से इसको है ना मतलब आपको समझ में आना चाहिए कैसे कहाँ पर दिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका पॉइंट्स टू रिमेम्बर भी लिखा दूंगी। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड है लास्ट ईयर में का, तो कितना है लास्ट ईयर का 34,000, तो 34,000। और मान लीजिए ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता,
ये यहाँ पर 34,000 के को लेकर अगर स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो हम यही मानकर चलते कि भाई इसमें इंक्लूडेड है। नहीं दिया होता ये वाला स्टेटमेंट तो भी हम ये मानकर चलते कि ये जो है ना इंक्लूडेड है। जब साइलेंट रहता है ना क्वेश्चन तो हम वो ही मान के चलते कि भाई इंक्लूडेड है, और अगर इसके बारे में इन्फो दिए तो फिर इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम मूव करते। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ये 34,000 है तो बोलेंगे कि 50% इंक्लूडेड है, तो 50% फिर से एसेट्स के अंडर में दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा 34,000 इंक्लूडेड है बोला, तो यहाँ से हम पूरा का पूरा 34,000 है ना इस इंक्लूडेड अमाउंट से माइनस कर देंगे। और अभी आउटस्टैंडिंग नहीं है इसीलिए नई बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट नहीं दिखाई देगा। तो यहां पर -34,000 एंड माइनस एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस रिसीव हुआ है वो भी हमको माइनस करना है 10,000। तो ये मतलब टोटल 44,000 हम माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पर 8 देन 5 देन 3 - 3 0 हो गया, 0 - 1 तो नहीं हो सकता है इसीलिए यहाँ पे 10 हुआ, तो 10 - 1 क्या तो 9 एंड ये हो गया आपका 1, तो 1,95,800 कैलकुलेट करके देखना, 1,95,800 आने वाला है आपको अमाउंट। नाउ सब्सक्रिप्शन को लेके पूरा हमारा हिसाब किताब क्लियर हुआ, लेकिन हमने इसको एसेट्स और बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज में दिखाना वो नहीं दिखाया। तो किसे हमें एसेट्स में दिखाना होगा, तो जो नेक्स्ट ईयर का है वो लायबिलिटीज में जाएगा, और ये जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है वो हमें एसेट्स में दिखाना है। तो हम इन अमाउंट्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्डिंग फंड के नीचे यहाँ पर लिख लेंगे एडवांस, इसका लिखेंगे भी कि एडवांस में ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर, या तो नेक्स्ट ईयर लिखना है नेक्स्ट ईयर लिख दो फॉर द नेक्स्ट ईयर, और अगर नेक्स्ट ईयर या फिर आपको है ना नेक्स्ट ईयर का 2016-17 लिखना है तो वैसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है ना 10,000 लायबिलिटीज के अंडर में हम प्रेजेंट कर देंगे इस अमाउंट को, एंड एसेट्स के अंडर में जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये एसेट्स के अंडर में आएगा, तो ये भी हम लिख लेते हैं इससे पहले कि ये एंट्री मिस हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूटी में कंप्लीट नहीं करते तो फिर एंट्री मिस हो जाती है, और फिर लास्ट में टैली होने की प्रॉब्लम, फिर हम लोग पैनिक हो जाते हैं, टेंशन आता है कि क्या हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जाता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर है 29,000, तो 29,000 हम लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट हम वो करेंगे, यहां पर है ना ये डोनेशंस एंड ये जो एडमिशन फीस है, पहले तो आप क्या करो इन अमाउंट को इनकम्स के अंडर में ही लिख लो, और बाद में इन पे एडजस्टमेंट है इसीलिए हम इनको इनके अमाउंट्स को इनसाइड में ही लिख लेंगे, आउटर कॉलम में नहीं दिखाएंगे। मैं बताऊंगी इसका रीजन क्यों है। आप पहले इनको इनकम में लिखने की हैबिट डालो, कारण कभी कभी है ना ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज्ड नहीं होता है, यहाँ पे तो पूरा 100% कैपिटलाइज बोल दिया, तो इसका इफेक्ट एक्चुअली इसी तरीके से दिखाना चाहिए ताकि है ना फ्यूचर में कभी भी कंफ्यूजन अराइज नहीं हो। 10 तरीके से करेंगे तो और कंफ्यूजन होगा, तो बेटर यही है कि आप लोग लिख लो कि बाय डोनेशंस, पहले आप इसको इनकम के अंडर में, क्योंकि कभी कभी कैपिटलाइज्ड होता है कभी कभी नहीं होता है, कभी 50% होता है 60% होता है, एंड एडमिशन फीस का है बाय एडमिशन फीस तो इसको भी 13,000 इनर कॉलम में लिख लो, इनसाइड में लिख लो अमाउंट, एंड इसके बाद में सन्ड्री रिसिप्ट्स। अब अगर यहाँ पे सन्ड्री रिसिप्ट्स है तो ये आएगा बाय
सन्ड्री रिसिप्ट्स इनकम के अंडर में, सन्ड्री रिसिप्ट्स अमाउंट जो है 2700, देन बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी इनकम के अंडर में आएगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए NEVT ऑफ बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग, तो ये यहाँ पर 18,000 हम लिख लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, पेमेंट साइड, यहाँ पे जरा सा मैं लाइंस ड्रॉ कर दूं। अकाउंट्स का थोड़ा यही होता है कि आपको ये बहुत मैनेज करना पड़ता है पेज को, तो वो प्रैक्टिस होती है तो तकलीफ नहीं आती है। अब पेमेंट्स के यहाँ पर आते हैं, तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, ये इसका एडजस्टमेंट टाइप हुआ। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम, ऐड, ये जो नया परचेस हुआ है तो ऐड परचेज्ड, परचेसेस, ये नया परचेसिंग हुआ, 52,000 का ऐड करो। फिर आपको स्पेस लीव करनी है 6 and 5 + 4 9, तो 96,000। इसके बाद में यहाँ पर 96,000 होने के बाद में अभी हम 1 लाइन लीव करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग भी आना है। फिर 2 सैलरीज एंड वेजेस, क्या लिखेंगे हम, 2 सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा, तो 2 सैलरीज एंड वेजेस आउटर में दिखा देंगे 87,000। फिर 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,26,000। फिर 2 टेलीफोन चार्जेस, ये सब एक्सपेंडिचर्स है, टेलीफोन चार्जेस 12,400। एंड फिर लास्ट में ये जो कैश एट बैंक है ये क्लोजिंग है, तो इसको हमको एसेट्स के अंडर में लिख लेना है। तो कैश एट बैंक एसेट्स के अंडर में हम ये अमाउंट ले लेंगे, तो कैश एट बैंक 34,100। तो इस तरीके से ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के भी जितने भी अमाउंट्स है वो तो हमने लिख लिए। अब हम आ रहे हैं जो भी हमारा अगर एडजस्टमेंट जैसे लिखा नहीं है, तो ये स्टॉक ऑफ मटेरियल का हमने नहीं लिखा है, तो ये क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो ये जाएगा एसेट्स में। एंड यहाँ पे से हम इसको माइनस करने वाले हैं, कहाँ पर, एक्सपेंडिचर में, यहाँ पे जो स्टॉक ऑफ मटेरियल यूज्ड के यहाँ से, तो स्टॉक ऑफ मटेरियल यूज्ड से हम निकालना है हमको, तो उसके लिए हमको ये क्लोजिंग स्टॉक है जो 48,000 का माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये स्टॉक ऑफ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, 48,000 माइनस करेंगे। माइनस करने पे जो आउटर में आएगा 0 0 0 एंड फिर 16 - 8 करेंगे तो 8 एंड 8 - 4 करेंगे तो 4, तो 48,000। इस तरीके से ये आ गया, यहाँ पर 48,000 ही आया, मतलब 48,000 का है ना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, स्पोर्ट्स मटेरियल जो यूज हुआ वो है ना ड्यूरिंग द ईयर, वो 48,000 का यूज हुआ और ये 48,000 का बच गया है, तो ये हमें एसेट्स के अंडर में दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक है करके। तो यहाँ पर ये लिखने के में हम लिखेंगे कि स्टॉक ऑफ, क्योंकि पूरा का पूरा थोड़ी ना खाली हो जाता है, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो इस तरीके से ये वाला हमको यहाँ पे लिखना है। तो 48,000 क्लोजिंग में एसेट्स कम में भी आ गया क्लोजिंग का अमाउंट। उसके बाद में यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एडमिशन फीस एंड डोनेशंस को पहले तो हम इनकम में ही लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ना ये जैसे यहाँ पे ये कैपिटलाइज्ड बोला तो मतलब पूरा कैपिटलाइज करना है, यहाँ पे तो फुल्ली कैपिटलाइज्ड हो गया, लेकिन कभी कभी 50% कैपिटलाइज्ड वर्ड आता है तो 50% फिर इनकम के अंडर में ही रहता है ना, इसीलिए है ना मैंने आपको यहाँ पर पहले लिखने बोला है। और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अगर वो डायरेक्टली रिसिप्ट्स के यहाँ पे ही आपको कैपिटल लिख दिया तो उसका टेंशन नहीं आता है, लेकिन जब 50%, 40% ऐसी बात आती है तो है ना आपको कभी भी है ना पहले यहाँ इनकम में लिख लेना है। तो इसमें
कोई हार्म नहीं है, आप पहले इनकम में लिखते हो, फिर अगर कैपिटलाइज करने बोला है तो उसके यहाँ से पूरा कैपिटलाइज कर दो, और तो यहाँ पर माइनस कैपिटलाइज्ड, पूरा का पूरा 56,000 कैपिटलाइज्ड हो रहा है, तो आउटर में तो कुछ जाएगा नहीं, यहाँ पे तो ये नील हो गया इसको लेकर। एंड एडमिशन भी कैपिटलाइज बोला है, तो हम यहाँ पे कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या है कि कैपिटल फंड में ऐड कर दो, ये कैपिटल रेवेन्यू है करके, तो यहाँ पर भी डैश। तो यहाँ कैपिटल फंड में हम ऐड डोनेशंस, इसी तरीके से एंट्रेंस फीस के लिए भी होता है, डोनेशंस 56,000, फिर ऐड एडमिशन फीस 13,000। तो ये सारा का सारा, अभी ये सारे के सारे जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए, कहीं पे भी मिसिंग नहीं है। आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, ध्यान देना होगा कि भाई आपका कोई मिस आउट तो नहीं हुआ, तो उसी हिसाब से आपको सम करना है। तो वो कब होता है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हमको क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है, उसके बाद में हम क्लोज करना स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। 5 + 6 कितना होता है 11, 11 + 3 कितना होगा 14, 14 का 4 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 5 कितना होगा 8, 8 + 1 9। तो यहाँ पर आ गया 9 एंड ये 9 एज इट इज, तो 9,94,000। लास्ट में मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर आप लोगों को लिखाने वाली हूँ। तो ये हो गया। अब हम आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। तो यहाँ हमको चेक करना है भाई कि आपका कौन सा साइड, यहाँ पर टोटल जब आप टोटल करोगे तो कौन सा साइड आपका मोर आ रहा है, आपका डेबिट साइड मोर है कि आपका क्रेडिट साइड मोर है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर नोटिस करते हो, ध्यान देते हो, तो आप देखोगे कि आपका जो यहाँ पर इसका जो टोटल आता है क्रेडिट साइड का, क्योंकि अमाउंट देखो यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट्स है थोड़े ज़्यादा है अमाउंट्स के, तो दोनों को पेंसिल से पहले टोटल कर लो। तो यहाँ पे आया 0 0 एंड 8 + 7 कितना होता है 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16 का 6 कैरी ओवर 1, 1 + 9 कितना होता है 10, 10 + 1 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, तो 2,16,500 यहाँ पर आ रहा है आपका। यहाँ पर जो टोटल आप करोगे तो 2,16,500 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ टोटल कितना है, तो ये भी पेंसिल से करके देख लो। यहाँ पर तो 0 0 यहाँ पर आ रहा है, जो अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पर 4, तो 0 0 4 एंड 8 + 6 कितना होता है 14, 14 + 2 8, यहाँ पर 8 + 6 होगा, 8 + 6 हो जाएगा मेरा 14। यहाँ पे हमने सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, हाँ, तो 8 + 7 लेना है पहले। 8 + 7 कितना होगा 15, 15 + 6 कितना होगा 21, 21 + 2 23 का 3 कैरी ओवर 2, 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 2 16, 16 + 1 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, तो 2,73,400। तो मतलब आपका जो डेबिट साइड है, आपका जो डेबिट साइड है मतलब आपके एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है। जहाँ पर जो डिसेंट स्पोर्ट्स क्लब है उसके एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है, उसके खर्चे ज्यादा है, तो मतलब डेफिसिट अराइज होने वाला है। भाई खर्चे ज्यादा है तो डेफिसिट अराइज होना है, कंफर्म है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो टोटल है 2,73,400 उसको हमें टोटल की यहाँ पर है ना दोनों साइड में लिखना है 2,73,400 एंड यहाँ पर भी हम 2,73,400 लिखेंगे, 2,73,400। और जो डिफरेंस अराइज होगा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, तो यहाँ पर है ना जरा सी एक लाइन की स्पेस थोड़ी सी कम होती है, तो यहाँ पर पेंसिल से मैं आपको माइनस करके दिखा देती हूँ, बाद में हमें रब कर देना है। 2,73,400 में से आपको माइनस करना है 2,16,500। ये जो 2,73,000 है ना, ये डेबिट अमाउंट है एंड 2,16,500 है ये क्रेडिट अमाउंट है, ये आपका क्रेडिट अमाउंट है। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो 0 0 एंड
यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 14 माइनस 5 किया तो 9, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो गया 12, तो 12 माइनस 6 किया तो 6 एंड 6 माइनस 1 किया तो 5, तो 56,900 है ना, ये आपका जो ये बैलेंस है ना, इसको इस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। और जब डेबिट बैलेंस है मतलब आपका एक्सपेंडिचर मोर है, क्योंकि डेबिट के टोटल में से बचा हुआ अमाउंट है, इसीलिए इसको डेबिट बैलेंस बोला जाता है। तो ये जो है ना आपका डेफिसिट हुआ। जब डेबिट बैलेंस होता है तो क्या होता है? डेफिसिट होता है। ये सब आपको मैं मतलब ये मैं खाली आपको समझाने के लिए इधर का इधर दिखा रही हूँ। ये हमको इस तरीके से लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं फिर मिस आप क्यों लिख रहे हैं, तो भाई आपको आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं ऐसे लिखती हूँ। तो यहाँ पर हम ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये जो अमाउंट है हमारा 56,900 हमें लिख देना है। और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होना ओवर इनकम, इनकम के ऊपर एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है, इनकम के कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो ये क्या होता है? डेफिसिट। इसे हम डेफिसिट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट। तो ये डेफिसिट क्या करना होता है हमको? ये कैपिटल फंड में से ये माइनस होने वाला है, यहाँ पे कैपिटल फंड में हम लेकर आएंगे एंड इसको हमको माइनस करना है। तो हम यहाँ पर माइनस डेफिसिट, यहाँ पर जो टोटल हमको लिखेंगे ये जो अमाउंट है माइनस डेफिसिट। सरप्लस होता है तो ऐड करते हैं, डेफिसिट होता है तो माइनस करते हैं। तो माइनस डेफिसिट 56,900 हमको माइनस करना है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 0 एंड 0 एंड ये हो गया 3 और ये हो गया 10, 10 माइनस 9 किया तो 1 एंड फिर 3 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 8 और ये हो गया 13, 13 माइनस 6 किया तो 7 और फिर उसके बाद में 8 माइनस 5 तो 3 एंड 9 जो है एज इट इज, तो 9,37,100 का कैपिटल फंड आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर टोटल करना है हमको क्रेडिट साइड का, लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड टोटल करेंगे एंड एसेट्स का एसेट्स मतलब लायबिलिटीज मतलब हमारा एक्चुअली क्रेडिट बैलेंसेस होता है, लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट बैलेंसेस। बैलेंस शीट ऑलवेज है ना अपोजिट ही बनती है इसके, तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज मतलब आपका क्रेडिट बैलेंसेस वाला है। तो इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमें अमाउंट जो आएगा वो 0,0,1,7 देन 3 + 1 4 9 + 5 कितना होता है? 14। तो यहाँ पर 14,47,100, पहले आप पेंसिल से करके देख लीजिएगा, 14,47,100 आएगा। एंड यहाँ टोटल जब हम करेंगे तो 8 यहाँ पर भी इसी तरीके से बेटर है टोटल यहीं करो, 0 नेक्स्ट यहाँ पर भी 0 आएगा, फिर 1, तो यूनिट्स के प्लेस टेंस के प्लेस बराबर देखना है। 6 + 9 15, 15 + 4 19 एंड 19 + 8 करेंगे तो 27 का 7 कैरी ओवर 2, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14 का 4 कैरी ओवर 1, 1 + 8 कितना हो गया? 9, 9 + 5 14, तो लैक्स के यहाँ पर टोटल किया तो 14, तो इस तरीके से 14,47,100 आता है। आपका बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब 99.99% मतलब आपका सम करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको सम को करना है, आपको चाहिए तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है ना यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं इस सम में। पर्टिकुलर जब सम आपको इस तरीके का सम आता है तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर और कुछ मैंने वर्किंग नोट में दिखाया नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर खाली मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर इस सम के जो है पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको यहाँ पर जो आप पॉइंट्स टू रिमेंबर में याद रखेंगे, तो एक तो आप याद रखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड को लेकर है, और सैलरीज वगैरह का जो यहाँ पर डोनेशंस वगैरह के डोनेशंस यहाँ पर लिखेंगे कि डोनेशंस एंड एडमिशन फीस, डोनेशंस एंड एडमिशन फीस treated as
ट्रीटेड एज कैपिटल फंड। कैपिटलाइज करने बोला मतलब उसको ट्रीटमेंट हमने कैपिटल फंड, उसको कैपिटल फंड कंसिडर किया है। एंड हैंस रिकॉर्डेड ऑन, इसीलिए हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्डेड ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिर सेकेंड चीज जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जब है ना आप लोगों को यहाँ पर जब डेबिट बैलेंस आ रहा है तो मतलब द डेबिट बैलेंस, ये सब फिलअप टाइप में आपको यूज होती है ये चीजें। द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, the debit balance of income and expenditure account indicates, ये आपको प्रेजेंट करती है, इंडिकेशन देती है, इंडिकेट्स लिख लेना है आपको यहाँ पर। मतलब ये इंडिकेशन जो होता है आपको, ये इंडिकेशन ये क्या आपको इशारा करता है कि ये आपका डेफिसिट, इंडिकेट्स मतलब शोज, दिखाता है, इंडिकेट शोज डेफिसिट। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, तो ऐड टू सब्सक्रिप्शन on credit side of income and expenditure account, ये आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एंड जो सेकेंड इफेक्ट है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, तो सेकेंड इफेक्ट यहाँ इसको हमको दिखाना है एसेट्स में। इट इज सेकेंड इफेक्ट, इट इज शोन मतलब बताना होता है, दिखाना होता है ऑन द एसेट साइड, ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये चीज ध्यान में रखने वाली चीजें यहाँ पर। फिर जो एडवांस रिसीव्ड है, एडवांस जो रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो उसको हमें क्या करना है, तो ये क्या है, दिस इज एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, इसको हम एडवांस सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना कि इसका फर्स्ट इफेक्ट आप क्या करो, आपको इसे माइनस करना होगा। जब एडवांस में रिसीव्ड होता है और वो इंक्लूडेड रहता है, इफ इट इज इंक्लूडेड, अगर ये इंक्लूडेड है, इफ इट इज इंक्लूडेड इन करंट ईयर के इसमें अगर इंक्लूडेड है, जैसे सम में इंक्लूडेड है करंट ईयर्स सब्सक्रिप्शन, देन फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन
करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो ना, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन अंडर करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में अगर ये इंक्लूडेड है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ, अलॉन्ग विथ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ये रिसीव्ड है तो लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। एंड जो सेकेंड इफेक्ट है वो आएगा लायबिलिटीज के यहाँ पर, लायबिलिटीज में आपको लिखना है सेकेंड इफेक्ट। फिर एक और चीज आपको यहाँ पर है ना, जैसे यहाँ पर तो आपको बोल दिया कि भाई है ना ये जो इंक्लूडेड है जो लास्ट ईयर का है वो जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो इंक्लूडेड है, ऐसे बोल दिया। अगर नहीं बोला होता तो हम लोग क्या करते उसको, तो भी अगर हम साइलेंट रहता क्वेश्चन तो भी हमको माइनस करना होता, हम उसको वैसे ही है ना कंसिडर करते थे। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको है ना ध्यान रखना है। आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आ रही है और इजी भी लग रही है, प्रैक्टिस वाली बात है। आपको चाहिए तो आप पॉइंट्स टू रिमेम्बर की भी है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप जब खुद से स्टडी करने बैठे सेल्फ स्टडी तो इन पॉइंट्स को आप है ना रिवाइज कर सके, क्योंकि ये सब चीज़ें ना छोटी छोटी दिखने में दिखती है लेकिन है ना ये बहुत इफेक्ट करती है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।